दोस्तों आपका 18 फरवरी को कक्षा 11वीं इतिहास का एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा का पेपर है। ओके, तो लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं हर सब्जेक्ट की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11वीं इतिहास सब्जेक्ट के 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताने वाला हूं। ओके, लगभग मैं आपको 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके, और अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल वीडियो को देखते ही देखते आप क्या है सभी क्वेश्चन का आंसर तैयार करते जाइएगा। और जो बता रहा हूं मान के चलना 100% यही आपके रहने वाला है, एकदम मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम क्या कंप्लीट 2 अंकी वाले प्रश्नोत्तर देखेंगे, फिर आगे मैं आपको 3 अंकी और 4 अंकी वाले बता दूंगा। इस प्रकार से आप 3-4 वीडियो में आपकी क्या कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी और 1-2 आपके वस्तुनिष्ठ भी आपको वीडियो में आपको बता दूंगा। ओके, तो लगातार आपको क्या तैयार करते जाना जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं। तो सच्ची मेहनत और संघर्ष ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। अगर आपको क्या है लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, अगर आपको क्या 95% बनाना है। चलिए देख लेते हैं सभी जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयार करते जाना है, क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। लगभग क्या है 1 से 2 लाइन में इनके आंसर रहने वाले हैं, तो पढ़ते जाइएगा तैयार करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है कीला काल लिपि के अक्षरों को किस वर्ष में पहचाना हुआ पढ़ा गया। तो सन 1850 में कीला काल लिपि के अक्षरों को पहचाना हुआ पढ़ा गया। तो इसमें आपको सन याद रखनी है, 1850 में कीला काल लिपि के अक्षरों को पढ़ा गया। अब यही क्वेश्चन 2 नंबर में आपका पूछा जाता है, या फिर आपको एक वाक्य नहीं बन सकता है या वस्तुनिष्ठ भी बन सकता है। तो सीमार से क्या आशय है। सीमार से आशय विकास उन्मुख मजबूत और दूरदर्शी साहसी आदि से होता है। जैसे भारत के 2 प्राचीन नगरों के नाम। ओके, तो प्राचीन नगर कौन से, हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। नेक्स्ट है क्यूनिफॉर्म का अर्थ बताइए। क्यूनिफॉर्म का अर्थ क्या होता है। क्यूनिफॉर्म एक लोगों शैलीविक स्क्रिप्ट है जिसका इस्तेमाल कई प्राचीन भाषाओं को लिखने के लिए किया गया था। पेपाइरस क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से वस्तुनिष्ठ अक्षर बनता है। ओके, तो पेपाइरस क्या होता है। तो पेपाइरस एक सरकंडे जैसा क्या पौधा होता है। अक्सर पूछा जाता है सत्य में कि आपका पेपाइरस एक सरकंडे जैसा पौधा होता है। सत्य या रेगिस्तान में आ सकता है। पेपाइरस एक डेड पौधा होता है इस बार से, तो याद रखना है। जो क्या मिस्र के नील नदी के किनारे उगा करता है और रोजमर्रा की जिंदगी में उसका क्या इस्तेमाल होता है। पेपाइरस के पत्तों में संविदा पत्र, लेख व सरकारी दस्तावेज लिखे जाते थे। रोमन काल में इसी तरह के दस्तावेजों का प्रचलन था। मतलब पहले समय में क्या कागज तो चलते नहीं थे, तो क्या कुछ भी लिखना हो तो किसमें लिखते थे, तो सरकंडे जैसे जो पौधा था, क्योंकि इससे इसके जो पत्ते होते थे उन पर क्या लिखने का काम किया जाता था, मतलब पेपर के रूप में उनका यूज लिया जाता था। नेक्स्ट है बालात भर्ती सेना क्या है। तो फारस की सेना के संदर्भ में बलात् भर्ती वाली सेना उसे कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कुछ वर्गों या समूहों के वयस्कों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों किया गया। स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोल और यायावर कबीले चीन पर लगातार आक्रमण किया करते थे। मतलब चीन आपका यहाँ है, उसके जस्ट ऊपर क्या है मंगोल वाला एरिया है, जस्ट ऊपर मंगोल वाला एरिया है। जो मंगोल वाला एरिया है वहाँ क्या है ज्यादा इतनी ज्यादा उपज होती नहीं है। ओके, और ये लोग करते भी नहीं, जो मंगोल घुमक्कड़ रहते हैं, ज्यादा इतनी ज्यादा उपज करते नहीं है। ओके, तो जब उनके पास क्या संसाधनों की कमी हो जाती थी या उन्हें खाना पीना चाहिए पड़ता था, तो वो ओके तो कहाँ आते थे, वो क्या चीन के साइड आ जाते थे, क्योंकि चीन में क्या खाना पीने की तलाश करते थे और चीन पर क्या आक्रमण कर देते थे। और ऐसा नहीं है कि एक बार करते या क्या है फिर आ जाते थे, फिर चले जाते, फिर आ जाते थे, फिर चले जाते थे, लगातार आक्रमण होते रहते थे। जैसे चीन बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए चीन ने क्या किया कि जहां से ये बार बार आते थे वहां क्या दीवार खड़ी कर दी, जैसे क्या चीन की महान दीवार कहा जाता था। तो भैया बता जा रहा है इन आक्रमणों से चीन की सुरक्षा के उद्देश्य क्या है महान दीवार का निर्माण किया गया। तो समझ गए होंगे आप कि चीन ने महान दीवार का निर्माण क्यों किया, क्योंकि क्या वो मंगोल और यायावर कबीले के जो लोग थे लगातार आक्रमण करते रहते थे, उनसे परेशान थे, इसलिए उन्होंने क्या है महान दीवार का निर्माण किया। याद से क्या है इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका एक वाक्य में कई बार ये पूछ लिया जाता है, मतलब 2 नंबर क्वेश्चन है तो एक वाक्य में भी आपके आ जाते हो। यास क्या होता है, तो यास एक विधि संहिता या नियमावली। ओके, एक नियमावली है। जैसे चंगेज खान था तो जो भी काम किया करता था उसके भी कुछ नियम होंगे। तो उसने जो नियम है उसके ओके उसने क्या है अपनी पुस्तक में लिखे, जैसे क्या है यास कहा जाता था। तो विधि संहिता या नियमावली को क्या है, नियमावली है यास, जिसका चंगेज खान ने कुतुबलाई में लागू किया था। ओके, प्रारंभ में यास को यासक लिखा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ विधि, ज्ञप्ति या आदेश था। यास का संबंध प्रशासनिक कानून से होता था, जैसे आखेट, सैन्य व डाक प्रणाली। इसी को चंगेज खान की क्या विधि संहिता यास कहा जाता था। सिंपल इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। भारत जो चल रहा है, तो भारत देश में चलाने के लिए जो संविधान बना है, संविधान ओके, जिसमें क्या पूरे नियम और कानून है। सेम इसी बात से चंगेज ने क्या कुर्तलाई में जो एरिया है अपना एरिया को शासन करने के लिए जो नियम बनाए उसे क्या है जो विधि संहिता बनाई उसे क्या यास कहा जाता है, जैसे अपनी भाषा में संविधान अपन कहते हैं। नेक्स्ट है अल्ट ड्यूक किसे कहा जाता था। तो राजा अपनी भूमि को जिन विश्वास पात्र सामंतों को वितरित करता था उन्हें अल्ट ड्यूक कहा जाता था। राजा है तो राजा के जो मित्र विश्वास पात्र यानी समझ लीजिए राजा के जो मित्र होते थे, तो राजा अपने क्या कुछ भूमि क्या अपने जो विश्वास पात्र सामंत लोग थे उनको दे देता था, जैसे उन्हें क्या अल्ट ड्यूक कहा जाता था। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन
क्वेश्चन है, ओके, अक्सर पूछे जाते हैं, तो यह क्या जाना है, एक एक लाइन में इनके आंसर भी है, ओके। जितना शॉर्ट और जितना सिंपल हो सकता था मैंने आंसर कुछ हिसाब से दिया है। नेक्स्ट, सॉलमैन कौन था? तो सॉलमैन मार्टल का पौत्र व पेपिन का पुत्र था। इसने फ्रांस में फैसिक साम्राज्य की नींव रखी थी। इस साम्राज्य के में स्पेन और इंग्लैंड को छोड़कर पश्चिमी के सभी देश शामिल थे। 1814 ईस्वी में सॉलमास की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, यथार्थवाद क्या है? कला एवं साहित्य आदि के क्षेत्रों में वास्तु स्थिति का चित्रण ही क्या है, यथार्थवाद कहलाता है। निकोलो मैकियावेली कौन था? ओके, ये इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर से, इस टाइप के पूछी जाती थी, कौन था, ये कौन था, ओके। जैसे आपका छापे खाने का आविष्कार किसने किया, जस्ट आपको कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है, ओके, अक्सर पूछा जाता है। तो फिर निकोलो मैकियावेली कौन था? तो निकोलो मैकियावेली इटली का राजनीतिक राजनैतिक दार्शनिक, संगीतज्ञ, कवि एवं नाटककार थे। पुनर्जागरण काल में यह इटली का क्या एक प्रमुख व्यक्ति था। जैसे वास्को डी गामा कौन था? वह भारत किस स्थान से पहुंचा? तो वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक था। वह भारत में पश्चिमी समुद्री तट कालीकर नामक से स्थान से क्या पहुंचा था। जैसे यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? वहां के किन्हीं दो विश्वविद्यालय के नाम बताइए। तो यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय इटली में स्थापित हुआ, और वहां के दो विश्वविद्यालय कौन है? एक पदुआ विश्वविद्यालय है, एक है आपका बोलोनिया विश्वविद्यालय। जैसे दास प्रथा किस देश की समस्या है? ये इंपॉर्टेंट है आपका कि ये ओके अक्सर पूछा जाता है। दास प्रथा किस देश की समस्या थी? तो दास प्रथा अमेरिका देश की समस्या थी, क्योंकि स्पेन के एक व्यापारी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से दास खरीद कर अमेरिका स्थित अपने बगानों में ले जाते थे। तो ये हो जाएगा, ओके। तो दास प्रथा किस देश की समस्या थी? तो अमेरिका की समस्या थी। जैसे मूल्य निवासियों के विस्थापन से आपका क्या अभिप्राय है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो मूल निवासियों के विस्थापन से क्या अभिप्राय है? तो 18वीं सदी के दक्षिणी अमेरिका के और भी हिस्सों में तथा मध्य एवं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए अप्रवासी बसने लगे। इस प्रक्रिया में वहां के बहुत से मूल निवासियों को दूर इलाके में जाना विवश कर दिया। इसी प्रक्रिया को मूल निवासियों का विस्थापन कहा जाता है। इन स्थानों पर यूरोपीय लोगों द्वारा बनाई गई बस्तियों को क्या कॉलोनिया उपनिवेश कहा जाता है। तो यहाँ अक्सर ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में 2 नंबर में, कॉलोनिया उपनिवेश किसे कहा जाता है? तो भी आपको यही आंसर लिखना है। इससे सिंपल आपको इस प्रकार से आपको याद रखना कि दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों से क्या यूरोप से आए। यूरोप से जो अप्रवासी होते थे वो क्या है उनके स्थान पर बसने लगते, तो जहाँ के जो लोग ले रहे हैं उनको फिर वहां से हटना पड़ता था, ओके। इसलिए क्या है इस प्रक्रिया को मूल निवासियों को विस्थापन कहा जाता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एवारिजीन शब्द का वास्तविक अर्थ समझाइए। तो ऑस्ट्रेलिया में आदि मानव को एवारिजीन कहते हैं। तो आदि मानव को क्या कहते थे? ऑस्ट्रेलिया में एवारिजीन के नाम से जाना जाता है। ये आदि मानव ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 वर्ष पहले और संभवतः इससे पहले भी निवास करते थे, ऐसा माना जाता है, ओके। नेक्स्ट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे? अमेरिका में रेड इंडियन किसे कहा जाता था, ये कौन थे? तो कोलंबस जब क्या अमेरिका पहुंचा तो उसने समझा कि मैं इंडिया पहुंच गया हूं। इसने वहां के निवासियों को रेड इंडियन कहा, तभी से उसको रेड इंडियन कहा जाने लगा। इतना है जब कोलंबस क्या है जब अमेरिका पहुंचा था तो उसने यहाँ के समझा कि वो इंडिया पहुंच गया, ओके। तो इसलिए क्या है इसकी जो यहाँ के निवासियों ने क्या रेड इंडियन कहने लगा। ये आपका दिया। नेक्स्ट आपका 19वां क्वेश्चन है, ओके। ये 19वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां है कि मांचू साम्राज्य कब समाप्त हुआ और इसके स्थान पर किसके नेतृत्व किया? तो मांचू साम्राज्य 1911 में समाप्त हुआ। इसके स्थान पर सन यात सेन ने क्या नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की मुख्य नदियों कौन कौन सी है? इंपॉर्टेंट है आपका ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन। तो चीन की मुख्य नदियां कौन सी है? यातंगसी हो गया, हुआंग हो गया, ओके, मेकांग नदी हो गया, आपका ब्यारुलिंग हो गया, सागम्पो हो गया। तो ये सब आपकी दी हुई है। जैसे मेसोपोटामिया के मंदिरों के में कौन से प्रमुख देवताओं का निवास स्थान था? सब एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके। तो मेसोपोटामिया में जो मंदिर हैं उनमें कौन से प्रमुख देवताओं का निवास होता था? तो मेसोपोटामिया के मंदिरों में और जो क्या है चंद्र देवता थे वह इन्नाना जो क्या प्रेम व युद्ध की देवी थी का निवास था। मैंने यहाँ कौन से देवता थे? और था और इन्नाना था, और यानी चंद्रमा देवता और इन्नाना क्या प्रेम व युद्ध की देवी थी। नेक्स्ट है विश्व की प्रथम कानून संहिता का निर्माण किसने कराया? तो विश्व की प्रथम कानून संहिता का निर्माण हम्मुराबी ने कराया था। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। माली राज्य में कौन कौन से खाना बदो समुदाय के लोग आकर बसने लगे? तो माली समुदाय में गड़िया, अक्दी, एमोराइट, एसेरिया, आर्मीनियम समुदाय के क्या लोग आकर बसते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के लोगों ने समय का विभाजन किस प्रकार से किया? तो समय का विभाजन किस प्रकार से करते थे? तो मेसोपोटामिया के लोग समय का विभाजन
चंद्रमा व पृथ्वी के चारों ओर की गई परिक्रमा के आधार पर करते थे। समय के अनुसार एक वर्ष में 12 महीने, एक महीने में 4 हफ्ते और एक दिन में क्या 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट। ये बहुत पहले के समय का था। ओके, मेसोपोटामिया के समय ने इस प्रकार से काल गणना की थी और वही आज भी हम क्या है, यही क्या है, इसी प्रकार से हम क्या समय का विभाजन करते हैं सेम। नेक्स्ट है, रोम में गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो 509 ईस्वी में रोम की जनता ने अपने शासक को देश से निकालकर गणराज्य की स्थापना की। यह गणराज्य निसंदेश लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित था। तो मैंने याद रखना है, तो आपका 509 ईसा पूर्व में रोम की जनता ने क्या किया, शासन को वहां से निकाल दिया और गणराज्य की स्थापना की। ये आपको याद रखना है कि 509 ईस्वी में। ओके, जैसे ऋतु प्रवास क्या होता है? ऋतु प्रवास है आपका ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़ बकरियों तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चारागाहों की खोज में ग्वाली तथा चरवाहों का मौसम के अनुसार वार्षिक आवागमन कहलाता है, ऋतु प्रवास कहलाता है। नेक्स्ट, कोपरनिकस कौन था? तो कोपरनिकस पोलैंड निवासी एक वैज्ञानिक था जिसने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों क्या है, चक्कर लगाती है। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, पृथ्वी सूर्य की ओर चक्कर लगाती है, यह बात किसने बताई? तो कोपरनिकस ने। ओके, तो याद रखना है। आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, मंगोल कबीलों का जीवन कैसा था? क्योंकि मंगोल थे वो घुमक्कड़ हुआ करते, तो मैंने तो आपको याद रखना कि उनका जीवन पूरा घुमक्कड़ होता था। ये क्या किसी व्यवस्था को नहीं अपनाते कि एक जगह ठहर जाएं, आराम से कृषि करें और आराम से रहें। ओके, ये क्या घुमक्कड़ रहते थे और खाना पानी ढूंढते रहते थे, खुद क्या है, खुद कृषि करने का व्यवस्था नहीं करते थे। तो मंगोल कबीलों का जीवन क्या घुमक्कड़ था। इन्होंने कृषि व्यवस्था को नहीं अपनाया, इसी कारण शीत ऋतु में उनको क्या है, उनके द्वारा एकत्र किया गया खाद्य सामग्री शीघ्र ही समाप्त हो जाती थी, फलता उन्हें क्या इधर उधर भटकना पड़ता था। नेक्स्ट, चार उलूस का गठन कैसे हुआ? तो उलूस से आशा है साम्राज्य की सीमा। चंगेज खान ने नई शासन व्यवस्था में विजयी क्षेत्रों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंपा दिया। उसका शासन क्षेत्र 4 भागों में बट गया। इस प्रकार को 4 उलूस का गठन हुआ। तो 4 उलूस का गठन किसने किया था? चंगेज खान ने किया था। किस प्रकार से 4 उलूस, यानी जो चंगेज खान ने जो अपना साम्राज्य बनाया था, उसने उसके जो 4 पुत्र थे उनको क्या सौंप दिया था साम्राज्य। ओके, 4 हिस्से कर दिए थे, तो इससे क्या 4 उलूस का गठन हुआ इस प्रकार से। जैसे फीप और टैली करके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आपका 2 नंबर में इस प्रकार से आ जाएगा। ओके, फीप अगर पूछ लिया है, टैली का पूछ लिया जाए, दोनों पूछ लिए जाते हैं, और या फिर इनमें अंतर आ जाता है। तो एक शब्द एक वाक्य में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तैयार करके आपको रखना है। पहले फीप कर क्या है? लॉर्ड द्वारा नाइट्स को दिया गया भूमि का एक भाग जिससे उसे रक्षा करनी होती वो आपका कहलाता फीप। तो फीप आपको याद रखना है कि लॉर्ड द्वारा क्या होता है, इन राजा द्वारा नाइट्स को जो भूमि का एक भाग दिया जाता था, वही आपका क्या है, फीप कहलाती थी। टैली कर क्या है? टैली एक प्रत्यक्ष करता, जो इंग्लैंड का राजा समय पर क्या है, कृषि को से लेता था, मतलब किसान से जो टैक्स लिया जाता था सीधे सीधा, वो टैली कर होता था। और फीप क्या था? नाइट्स को जो भूमि दी जाती है, एक भाग दिया जाता था, वो आपकी फीप कहलाती थी। जैसे सामंती व्यवस्था में सर्प कौन थे? तो सामंती व्यवस्था में जो दास होते थे सर्प कहा जाता है, यानी दास हो गए सर्प के नाम से जाना जाता था सामंती व्यवस्था में। अन्य शब्दों में इन्हें क्या दास किसान भी कहा जाता था। इनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, इन्हें सामंतों की भूमि पर काम करना पड़ता था। उनकी क्या दयनीय स्थिति, अब दास है तो उनकी दयनीय स्थिति तो होगी ही। जैसे गैलीलियो गैलीली कौन थे? तो गैलीलियो गैलीली एक क्या है, प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने क्या है, दूरबीन का आविष्कार किया था। ओके, तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। 2 नंबर में क्वेश्चन आया, आपके क्या ऑब्जेक्टिव यहाँ से तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल में कालीन किन्हीं 5 आविष्कारकों के नाम, उनके वैज्ञानिकों के नाम बताना है। पुनर्जागरण काल था, उसमें बहुत सारे आविष्कार हुए, तो आपको पहले 5 आविष्कार बताने, उसके आविष्कार करना है। अभी मैंने आपको पूछा छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था। कुतुब मीनार का आपका कुतुब नुमा का आविष्कार किसने किया था? मार्को पोलो ने किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार रोजनबेगन ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने। गणित में दशमलव का प्रयोग स्टेविन ने। तो ये सभी आपको याद रखना है। यहाँ से ऑब्जेक्ट भी इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया? तो दूरबीन का। या दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। तो इस प्रकार से आपको पूरे एकदम याद होने चाहिए फैक्ट। जैसे जोहान्स वर्ग गुटेनबर्ग कौन था? उसने किस चीज का आविष्कार किया था? तो जोहानेस गुटेनबर्ग जर्मनी का एक प्रसिद्ध विद्वान था जिसमें छापे खाने का आविष्कार 15वीं शताब्दी के पूर्व 1955 में किया था। उसने अपने छापे खाने में बाइबल की 150 प्रतियां भी छापी थी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेटिव का क्या अर्थ है? तो नेटिव या मूल वांशिक का अर्थ ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थल में ही पैदा हुआ है। क्योंकि 20वीं शताब्दी के आरंभ वर्षों में यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के मूल निवासियों के लिए उपयुक्त किया जाता था। अमेरिका के इतिहास में आंसुओं की राय का संबंध किस घटना से है? तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, कम इंपॉर्टेंट लेकिन एक बार से अच्छे से आपको पढ़ के रखना है। सेटलर शब्द से क्या समझते हैं? तो सेटलर या आबादकार उपनिवेश स्थापित करने वाले को कहा जाता था। यह शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए क्या है तथा अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट, अमेरिका की पूर्व संध्या क्या है? तो अमेरिका की पूर्व संध्या पद से एक विशेष समय से अभिप्राय है।
यह वह समय था जब हजारों यूरोपीय लोगों का अमेरिका में पदार्पण हुआ। वस्तुतः उन्हीं लोगों द्वारा इस महाद्वीप का नाम क्या अमेरिका रखा गया। जैसे सन यात सेन के पश्चात सत्ता किसके हाथों में स्थानांतरित हुई और कब? तो सन यात सेन के पश्चात चियांग काई शेक कुमिंगतांग के हाथों में क्या है सत्ता सन 1887 में हस्तांतरित हुई थी। हीरा गाना और काता काना से क्या तात्पर्य? हीरा गाना क्या है? जापानी शब्द है जो जापानी लेखक प्रणाली का एक घटक है। काता काना और कौंजी कुछ मामलों में लैटिन लिपि का एक ध्वन्यात्मक अक्षर प्रणाली है। जिगुरात कैसे? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है जिगुरात। तो जिगुरात क्या है? सुमेरिया सभ्यता के अंतर्गत अनेक विशाल और भव्य मंदिर बनाए गए जिन्हें जिगुरात कहा जाता है। मतलब सिंपल है, मंदिरों को क्या है उनकी भाषा में जिगुरात कहा जाता था। तो जो सुमेरियन सभ्यता में अनेक बहुत बड़े बड़े मंदिर बने उन्हें क्या जिगुरात कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है आपका क्वेश्चन। मेसोपोटामिया में अन्य कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ? तो मेसोपोटामिया में सुमेरिया और बेबीलोन, आसीनिया, कैंडिया आदि अन्य सभ्यताओं का विकास हुआ। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, मेसोपोटामिया शाब्दिक अर्थ क्या है? ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, याद करते जाइए। तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ है नदी के मध्य। इस सभ्यता का जन्म दलजा एवं फरात नदियों की घाटी में हुआ। इसी कारण से क्या है मेसोपोटामिया सभ्यता कहते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असुर वन नेपाल के पुस्तकालय में कुल ग्रंथों व पट्टिकाओं की संख्या कितनी थी? तो असुर नेपाल के पुस्तकालय में क्या कुल 1000 मूल ग्रंथ व लगभग 30,000 पट्टिकाएं थी। इन ग्रंथों और पट्टिकाओं में विषयानुसार वर्गीकृत किया गया था। रोमन साम्राज्य की स्रोत सामग्री कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो रोमन साम्राज्य की स्रोत सामग्री को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले पाठ्य सामग्री, दूसरा दस्तावेज, तीसरा भौतिक अवशेष, चौथा है प्रीसिपेट का क्या अर्थ है? तो रोम के प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व जो राज्य स्थापित किया था उसे क्या प्रीसिपेट कहा जाता था। ओके, बाकी इस बार से आपका दिया हुआ है। बर्बर या बारबेरियन शब्द का क्या है? तो बर्बर अंग्रेजी के, बारबेरियन का या यूनानी भाषा के बारबसोस शब्द से क्या उत्पन्न हुआ है जिसका तात्पर्य होता है गैर यूनानी लोग। इसकी भाषा यूनानियों के बेतरतीब को हालल बर्बर के समान लगती है। ओके, तो इसका मेन आपका तात्पर्य होता है गैर यूनानी लोग, बर्बर का अर्थ होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मंगोलिया जनजाति संस्कृति के विकास के इन 3 चरणों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये कौन कौन से आपके 3 चरण हो सकते हैं? पहला जनजाति कबीलों के आरंभिक काल, एकीकृत मंगोलिय साम्राज्य का काल, फिर बुद्ध द्वारा धर्म को अपनाना। ओके, बुद्ध धर्म को अपनाना। जैसे टैली के विषय से आप क्या जानते हैं? तो टैली में आपको जस्ट अभी पहले आपको बता चुका हूँ कि एक प्रकार का कर होता है, टैक्स होता है। ओके, प्रत्यक्ष टैक्स होता है। ओके, जो कि क्या है किसानों से लिया जाता था और ऐसा था कि ये किसानों से लिया जाता था, जबकि जो पादरी अभिजात वर्ग होते हैं, अभिजात वर्ग नहीं अमीर वर्ग था, उस एरिया का जो अमीर वर्ग तो अभिजात वर्ग है, अमीर वर्ग को अभिजात वर्ग कहा जाता था। और पादरी यानी क्या है अपने यहाँ से समझ हिंदू धर्म से कनेक्ट करें तो जैसे हमने जो पूजा पाठ करते हैं पुजारी होती है, इस बार से वो पादरी होते थे। तो पादरी और जो अभिजात वर्ग यानी जो श्रमबद्ध एक पार से थे उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, जबकि जो गरीब किसान थे उनसे क्या टैक्स लिया जाता। तो इस प्रकार का ये टैक्स था। तो मध्यकालीन यूरोप में टैली एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था। यह राज्य की आय का स्रोत था, लेकिन पादरी और अभिजात वर्ग से इससे वंचित रखा गया, यानी इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। यह कर तो के राजा द्वारा केवल कृषकों पर लगाया जाता था। जैसे यूरोप में वास्तुकला के क्षेत्र में चर्च का योगदान लिखिए। तो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर पूरा आपको पीडीएफ में प्राप्त करना है, ओके, आपको बेहतरीन तैयारी करना है क्लास 11 हिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो क्लास 11 हिस्ट्री सब्जेक्ट के कोर्स को आप ले सकते हैं 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज के कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते। क्लास 11 हिस्ट्री सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो यूरोप में मध्यकालीन गिरजाघर वास्तुकला की अनुपम कृतियां हैं। ये गिरजाघर रोम के प्रमुख मंदिरों के अनुरूप होते थे, जिनमें बीच में क्या गुंबदकार छत वाले हॉल होते थे जिनके दोनों ओर स्तंभ की पंक्तियां होती थी। बाद में गांधार शैली में गिरजाघर का निर्मित हुए, जिसमें क्या प्रकाश के लिए कांच के शीशों का प्रयोग होता था। जैसे यूरोप में इतिहास में मार्टिन लूथर किंग जो का नाम किन कारणों से प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। यूरोप के इतिहास में मार्टिन लूथर का नाम धर्म संबंधी सुधार के कारण प्रसिद्ध है। इन्होंने क्या है यूरोप में जो धर्म के सुधार किया बहुत प्रकार के। मार्टिन लूथर ने धार्मिक बुराइयों को दूर करने हेतु सुझाव दिए जो क्या लूथर के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है इटली के किन्हीं 4 नगरों के नाम लिखिए जो उच्च शिक्षा के लिए केंद्र थे। तो पादुआ, मिलान, वेनिस, रोम, ये सब क्या है उच्च शिक्षा के केंद्र थे इटली में। नेक्स्ट है रेनेसां या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो इस रेनेसां यानी पुनर्जागरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इटली के एक लेखक बेसारी द्वारा किया गया था। जैसे सोसाइटी ऑफ जीसस क्या थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई? इस संस्था का उद्देश्य क्या है? तो सोसाइटी ऑफ जीसस प्रोटेस्टेंट लोगों के संघर्ष के लिए स्थापित एक संस्था थी। ओके, इंग्लिशियन लोयोला ने इसकी स्थापना 1540 ईस्वी में की थी। इसका उद्देश्य निर्धनों की सेवा करना, अन्य संस्कृतियों के विषय में अपना ज्ञान बढ़ाना था।
आगे नेक्स्ट आपको तय करना है गोल्ड रश इंपॉर्टेंट है। गोल्ड रश उस अपाधापी का नाम था जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में यूरोपीय लोग अपना भाग्य संवारने लेने की उम्मीद से क्या अमेरिका जा पहुंचे। जापान का खुलना क्या था, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, उसे देख लीजिएगा। इसके बाद आगे नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट है जापान का आधुनिकरण किस वातावरण में हुआ। जापान का आधुनिकरण ऐसे वातावरण में हुआ जहां पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों का क्या वर्चस्व था। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है कि मेसोपोटामिया में माल की आवाजाही के लिए उपयुक्त मार्ग कौन सा था। तो मेसोपोटामिया माल की आवाजाही के लिए उपयुक्त मार्ग सस्ता मार्ग जल मार्ग था, क्योंकि जानवरों के से माल की ढुलाई की दशा में उन्हें चारा खिलाना पड़ता था, जो कि क्या काफी ज्यादा महंगा पड़ता था। हौज क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आ चुका है आपका। तो हौज एक छोटा सा गड्ढा होता था जो घरों के क्या है आंगन में बनाया जाता था, ताकि वर्षा के जल के निकासी के समय बहने वाला पानी हौज में चला जाए और आसपास की कच्ची गलियों में क्या है कीचड़ ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, यूरेसीमा के समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित विशाल घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के रखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको एकास्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। एकास्म आपकी वार्षिक परीक्षा में। एकास्म से तात्पर्य एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा है, परंतु इसका प्रयोग यहाँ पर मानव इकाइयों के लिए किया गया है। जब हम कहते हैं कि समाज अथवा संस्कृति एकास्म है, तो इसका अर्थ है कि उसमें क्या विविधता की कमी है और आंतरिक एकरूपता है। इसके बाद बाज नामक कर के बारे में आपको तैयार कर लेना कि वह कर जिसमें सुरक्षित यात्रा की लिए यात्रियों के पास दिए जाते थे, जिससे फारसी में पेजा या मंगोल भाषा में जेरेज कहा जाता था। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए व्यापारी बाज नामक कर का भुगतान करते थे। मतलब क्या है, हम क्या है यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में हमारी सुरक्षा के लिए, ओके, हमारी लूटपाट ना हो जाए सामान की, इसलिए क्या है आपको एक टैक्स देना पड़ता था आपकी सुरक्षा के लिए, ओके, जिसे बाज टैक्स कहा जाता था। जैसे भिक्षु किसे कहते थे, तो मठों में एक एकांत जीवन बिताने वाले ईसाई श्रद्धालु को भिक्षु कहते थे। इसके बाद आगे जापान में सैनिकरण के लिए क्या किया गया। जापान में सैनिकरण के लिए सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए जर्मनी तथा फ्रांसीसी प्रशिक्षक नियुक्त किए गए। आधुनिकीकरण से पर्यावरण का क्या विनाश हुआ है, तो आधुनिकीकरण के कारण पेड़ पौधों की तेजी से कट रहे हैं। यदि यही स्थिति रही तो क्या हमें शुद्ध वायु मिलना दुर्लभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने कंप्लीट आपके 2 अंकीय वाले महत्वपूर्ण उत्तर कवर करा दिए हैं। तो बाकी दोस्तों आप क्या प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं क्लास 11 हिस्ट्री सब्जेक्ट की 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स के आने जानकारी लेकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहा है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।